नमस्कार, स्वागत है आप लोग के अपने चैनल रुद्रा कंपटीशन पर। आज के इस वीडियो में उत्तर प्रदेश पुलिस के लिए मस्ट इम्पोर्टेंट जीके के बहुविकल्पीय प्रश्न, जिसमें जीके, जीएस, पॉलिटी, इकोनॉमी यानी टोटल सब्जेक्ट का जो है बहुविकल्पीय प्रश्न आप लोग के लिए लेकर आए हैं हम। वीडियो को ध्यान से देखिएगा और कमेंट करके जरूर बताइएगा कि इन प्रश्नों में कितने प्रश्न जो है आपके सही बन रहे हैं। तो चलिए शुरू करते हैं आज का पहला प्रश्न। जैसा कि स्क्रीन पे आप लोग को दिखाई दे रहा होगा। देखिए, पहला प्रश्न है कि मानव द्वारा सर्वप्रथम किस धातु का प्रयोग किया गया। आपके सामने चार विकल्प दिया गया है: कांसा का, तांबा का, लोहा का और चांदी का। याद रखिए, मानव द्वारा सबसे पहले प्रयोग किया गया था आपका तांबा। तो ऑप्शन नंबर बी जो होगा हम लोग का राइट उत्तर हो जाएगा। चलिए चलते हैं अगले प्रश्न पे। अगला प्रश्न है कि दीवान ए अमीर कोही विभाग की स्थापना किस सुल्तान ने की थी। आपके सामने चार विकल्प दिया गया है: मोहम्मद बिन तुगलक, फिरोज तुगलक, सिकंदर लोदी और बहलोल लोदी। इसमें राइट उत्तर कौन सा होगा? इसमें राइट उत्तर होगा आपका ऑप्शन नंबर ए, मोहम्मद बिन तुगलक के द्वारा दीवान ए अमीर कोही विभाग की क्या की थी, स्थापना की गई थी। उसके बाद अगले प्रश्न पे चलते हैं। अगला प्रश्न है किस शासक की मंत्रिपरिषद में अष्टप्रधान यानी किस शासक के मंत्रिपरिषद को अष्टप्रधान की संज्ञा दी गई। आपके सामने चार विकल्प दिया गया है: शिवाजी, कृष्णदेवराय, अकबर, चंद्रगुप्त द्वितीय। याद रखिए, शिवाजी के मंत्रिपरिषद को अष्टप्रधान की संज्ञा दी गई। चलिए अगले प्रश्न पे चलते हैं। अगला प्रश्न है कि किस राजा के शासनकाल में ईसाई धर्म प्रचारक सेंट थॉमस भारत आया। याद रखिए, आपके सामने चार विकल्प दिया गया है। पहला मिनांडर है, उसके बाद कनिष्क, तीसरा गोंदोफर्निस, चौथा कुषाण। इसमें राइट उत्तर हो जाएगा हमारा गोंदोफर्निस, यानी ऑप्शन नंबर जो सी होगा हम लोग का राइट उत्तर हो जाएगा। चलिए अगले प्रश्न पे चलते हैं। अगला प्रश्न है कि सती प्रथा का अंत तथा ठगी प्रथा को समाप्त करने का श्रेय किसे दिया जाता है। देखिए, सबसे बड़ी बात है, सती प्रथा को तो आप जानते हैं, तो सती प्रथा का अंत और ठगी प्रथा इसको कंबाइन करके याद कर सकते हैं। लॉर्ड विलियम बेंटिक के द्वारा जो है, इसकी सहायता से राजा राम मोहन के द्वारा सती प्रथा का अंत किया गया था। तो ऑप्शन नंबर डी जो होगा हम लोग का राइट उत्तर हो जाएगा। अगला प्रश्न है कि राज्यालय हड़प नीति गोद निषेध का सिद्धांत, राजनीति गोद निषेध का जो सिद्धांत है, यह हड़प नीति, ये किसके द्वारा लागू किया गया था। तो ये लागू किया गया था किसके द्वारा? लॉर्ड डलहौजी के द्वारा। ऑप्शन नंबर सी जो होगा हम लोग का राइट उत्तर हो जाएगा। उसके बाद अगला विकल्प है, अगला प्रश्न है सालार जंग संग्रहालय कहाँ स्थित है। चार विकल्प है आपके सामने: हैदराबाद, जयपुर, लखनऊ और मुंबई। तो सालार जंग मुख्यालय संग्रहालय कहाँ स्थित है? ये आपका हैदराबाद में। ऑप्शन नंबर ए जो होगा हम लोग का राइट उत्तर हो जाएगा। यहाँ तक वीडियो देखते हुए आ गए हैं तो प्लीज आपसे रिक्वेस्ट है कि वीडियो को लाइक करिएगा, कमेंट करके आपके जितने भी प्रश्न हो रहे हैं। देखिए, उत्तर प्रदेश पुलिस परीक्षा का जो लेवल है यही रहने वाला है। बहुत ज़्यादा भौकाल के चक्कर में आप लोग को पढ़ने की ज़रूरत नहीं है। तो जो प्रश्न मैं आप लोग को हल करा रहा हूँ उसको ध्यान से हल करिए। डेली वाइज डेली जो है लगभग 40 से 50 प्रश्नों का एक सीरीज मैं शुरू किया हूँ। 40 से 50 प्रश्न डेली मैं आपको हल कराऊंगा जब तक आपका एग्जाम नहीं हो जा रहा है। ठीक है, तो वीडियो को लाइक करिएगा, कमेंट करके आप जरूर बताइएगा कि वीडियो आपको कैसा लगा। चलिए चलते हैं अगले प्रश्न पे। तो अगला प्रश्न है कि मुद्रा राक्षस नामक पुस्तक के लेखक कौन थे। मुद्रा राक्षस पुस्तक के लेखक कौन थे? याद रखिए, थे विशाख दत्त। विशाख दत्त ने मुद्रा राक्षस नामक पुस्तक की रचना की थी। चलिए, गीत गोविंद मस्ट इंपोर्टेंट प्रश्न और बहुत ही आसान प्रश्न। गीत गोविंद के लेखक कौन है? जय देव। आपके सामने चार विकल्प है जिसमें राइट उत्तर हमारा क्या होगा? जय देव। उसके बाद अगला प्रश्न है कला की राजस्थानी और पहाड़ी शैलियाँ किसके लिए प्रसिद्ध हैं? संगीत के लिए, कि नृत्य के लिए, कि मूर्ति कला के लिए, कि चित्रकला के लिए। याद रखिए, किसके लिए प्रसिद्ध है? चित्रकला के लिए। कला की राजस्थानी और पहाड़ी जो शैलियाँ हैं वो चित्रकला के लिए प्रसिद्ध हैं। चलिए अगले प्रश्न पर चलते हैं। अगला प्रश्न है कि निम्नलिखित प्रसिद्ध नर्तकियों में से कौन ओडिसी नृत्य शैली की प्रतिपादक नहीं है। यानी आपके सामने चार विकल्प दिया गया है: संयुक्ता पड़िग्रही, पद्यम सुब्रमण्यम, सोनल मानसिंह, माधवी मुदगल। तो आपके सामने चार विकल्प है जिसमें राइट उत्तर हो जाएगा पद्म सुब्रमण्यम, यानी ये जो है ओडिसी नृत्य शैली की प्रतिपादक नहीं है। यानी आपका ऑप्शन नंबर बी जो होगा राइट उत्तर हो जाएगा। चलिए चलते हैं अगले प्रश्न पे। तो अगला प्रश्न है आप लोग के सामने, यामिनी कृष्णमूर्ति किस नृत्य शैली के लिए विख्यात है। यामिनी कृष्णमूर्ति किस नृत्य शैली के लिए विख्यात है? तो ये विख्यात है आपके भरतनाट्यम के लिए विख्यात है यामिनी कृष्ण मूर्ति। चलिए,
लंदन किस नदी किनारे स्थित है? ये स्टैटिक जीके का प्रश्न है, आप लोग को मालूम होगा। तो किस नदी के किनारे स्थित है? टेम्स नदी के किनारे स्थित है आपका लंदन। ऑप्शन नंबर बी जो होगा राइट उत्तर होगा। उसके बाद अगला है कि पश्चिम की ओर बहने वाली नदी कौन सी है? आप लोग को मालूम है भारत की अधिकांश नदियां पूर्व की ओर बहती है, लेकिन आप लोग को मालूम है ये जो नदियां देख रहे हैं आप, नर्मदा, ताप्ती, साबरमती, ये सब जो है पश्चिम की ओर बहने वाली नदियां हैं। इसको याद रखिएगा, मोस्ट इंपोर्टेंट प्रश्न है। चलिए अगले प्रश्न पे चलते हैं। तो अगला प्रश्न है सबसे लवणीय सागर है। सबसे लवणीय सागर का मतलब आप लोग को मालूम है मृत सागर सबसे लवणीय सागर है। चलिए ऑप्शन नंबर जो होगा डी राइट उत्तर हो जाएगा आपका। पृथ्वी के अतिरिक्त किस ग्रह पर वायुमंडल पाया जाता है? यानी ये संभावना है पृथ्वी के अतिरिक्त जो है मंगल ग्रह पर वायुमंडल है। चलिए उसके बाद अगला प्रश्न जो सबसे आसान प्रश्न है, नीला ग्रह के नाम से जाना जाता है। ये दो चार जो आसान प्रश्न है वो आते ही आते हैं, ठीक है ना, इसमें कंफ्यूज होने की जरूरत नहीं है, बहुत इजी लेवल लेकर चलेंगे। यही लेवल आता ही है यूपी पुलिस में। आप प्रीवियस ईयर पेपर उठाकर देख लीजिए, कोई किसी भी साल का पेपर उठाकर देख लीजिए, आपको समझ में आ जाएगा। चलिए किस पंचवर्षीय योजना का मुख्य उद्देश्य आर्थिक आत्मनिर्भरता था? यानी आप लोग को मालूम है पंचवर्षीय योजना, किस पंचवर्षीय योजना का मुख्य उद्देश्य आर्थिक आत्मनिर्भरता था? तो ये चतुर्थ पंचवर्षीय योजना का जो मुख्य उद्देश्य था वो आर्थिक आत्मनिर्भरता था। चलिए अगले प्रश्न पे चलते हैं। अगला प्रश्न है राष्ट्रीय आय आकलन की तैयारी किसका दायित्व, यानी राष्ट्रीय आय का आकलन कौन करता है? कौन सी संस्था है जो है राष्ट्रीय आय का आकलन करती है? आपके सामने चार विकल्प दिया है, योजना आयोग, राष्ट्रीय विकास परिषद, राष्ट्रीय प्रतिदर सर्वेक्षण, केंद्रीय सांख्यिकी संगठन। राष्ट्रीय आय का आकलन जो है कौन करता है? तो केंद्रीय सांख्यिकी संगठन जो है राष्ट्रीय आय का आकलन करता है। उसके बाद अगला प्रश्न है आप लोग के सामने, जवाहर रोजगार योजना कब शुरू की गई थी? ये शुरू की गई थी 1989 ईस्वी में जवाहर रोजगार योजना शुरू की गई थी। ऑप्शन नंबर सी जो होगा आपका राइट उत्तर हो जाएगा। उसके बाद अगला है प्रश्न कि भारतीय रिजर्व बैंक का राष्ट्रीयकरण कब किया गया था? तो भारतीय रिजर्व बैंक का राष्ट्रीयकरण कब किया गया था? 1949 ईस्वी में जो है भारतीय रिजर्व बैंक का राष्ट्रीयकरण किया गया था। चलिए अगले प्रश्न पे चलते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा भारत सरकार द्वारा अपनाई गई लोक प्रापण एवं वितरण प्रणाली का उद्देश्य नहीं है? बफर स्टॉक बनाकर दाम को स्थिरता बनाए रखना, यह है। उपभोक्ताओं और गरीब किसानों दोनों के हितों में रक्षा करना, ये भी है। खदानों के उत्पादन को नियंत्रित करना, याद रखिए ये जो है आपका ऑप्शन नंबर सी जो होगा राइट उत्तर हो जाएगा। चलिए अगले प्रश्न पे चलते हैं। फिर अगला प्रश्न है 24 नंबर कि भारतीय विदेश व्यापार संस्थान कहाँ है? याद रखें भारतीय विदेश व्यापार संस्थान कहाँ है? ये आपका है नई दिल्ली में, याद रखें ऑप्शन नंबर ए जो होगा राइट उत्तर हो जाएगा। चलिए उसके बाद अगला प्रश्न है कि वर्तमान में संविधान में मूल कर्तव्यों की कुल संख्या कितनी है? याद रखिए वर्तमान में कितने मूल कर्तव्य हैं? मूल कर्तव्यों की संख्या कितनी है? 11। बहुत ही आसान प्रश्न। चलिए भारत में कार्यपालिका का अध्यक्ष कौन होता है? आप लोग को मालूम है कार्यपालिका का अध्यक्ष कौन होता है? चलिए राष्ट्रपति जो होता है वो कार्यपालिका का अध्यक्ष होता है। चलिए उसके बाद है भारतीय संघ की शक्ति किसमें निहित होती है? तो भारतीय संघ की शक्ति किसमें निहित है? संसद में। भारतीय संघ की शक्ति किसमें निहित है? तो है आपका संसद में। उसके बाद अगला है कि व्यक्तिगत स्वतंत्रता के लिए निम्नलिखित में से कौन सी रिट याचिका दायर की जा सकती है? ये दायर की जा सकती है हैबियस कॉर्पस, जिसे बंदी प्रत्यक्षीकरण भी कहते हैं। याद रखें व्यक्तिगत स्वतंत्रता के लिए निम्नलिखित में से कौन सी रिट यानी याचिका दायर की जा सकती है? ये है हैबियस कॉर्पस, जिसे बंदी प्रत्यक्षीकरण भी कहा जाता है। चलिए अगले प्रश्न पर चलते हैं। अगला प्रश्न है कि भारतीय संविधान की किस अनुसूची में राजभाषाओं का उल्लेख है? याद रखें भारतीय संविधान की किस अनुसूची में राजभाषाओं का उल्लेख है? तो ये 8वीं अनुसूची में। अनुसूचियों की संख्या आप लोग को मालूम है, अनुसूचियों की संख्या कितनी है? 12। चलिए निम्नलिखित में से कौन सी शर्त भारत की नागरिकता प्राप्त करने के लिए नहीं है? अधिवास, पंजीकरण, वंशानुक्रम। याद रखें स्वामित्व, संपत्ति स्वामित्व जो है ये भारत की नागरिकता प्राप्त करने के लिए शर्त नहीं होती है। चलिए अगले प्रश्न पर चलते हैं। विंग्स ऑफ फायर, बहुत ही आसान प्रश्न। विंग्स ऑफ फायर के लेखक यानी विंग्स ऑफ फायर किसकी आत्मकथा है? ये आत्मकथा है आपके डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम की। उसके बाद अगला प्रश्न है कि भारत ने किस वर्ष एवं कहाँ आयोजित ओलंपिक में पहला स्वर्ण जीता था? ये जीता गया था भारत की आज़ादी से पहले सन 1928 ईस्वी में एम्स्टर्डम में जीता गया था 1928 ईस्वी में। चलिए अगले प्रश्न पर चलते हैं। तो अगला प्रश्न है कि भारत का राष्ट्रीय खेल क्या है? आप लोग को मालूम है भारत का राष्ट्रीय खेल क्या है? हॉकी है। उसके बाद है कि साढ़ू की लड़ाई किस देश का राष्ट्रीय खेल है? तो याद रखिए साढ़ू की लड़ाई किस देश का राष्ट्रीय खेल है? स्पेन का। आइस हॉकी किस देश का राष्ट्रीय खेल है? तो ये है आपका कनाडा का। चलिए उसके बाद अगले प्रश्न पर चलते हैं।
एनेमोमीटर क्या मापने के लिए काम आता है? एनेमोमीटर क्या मापने के लिए काम आता है? तो पवन का वेग मापने के लिए काम आता है। एनेमोमीटर क्या मापने के लिए काम आता है? पवन का वेग, यानी वायु का जो चाल है वो मापने के लिए काम आता है एनेमोमीटर। उसके बाद कह रहा है कि निम्नलिखित में से किस एक में विशिष्ट ऊष्मा का मान होता है? तो याद रखिए किस में होता है ये? तो ये होता है आपका जल में। इसमें होता है, ये होता है जल में। आगे है, समुद्र में डूबी हुई वस्तु को पता लगाने के लिए किस यंत्र का प्रयोग किया जाता है? तो ये किया जाता है आपका सोनार का। ऑप्शन नंबर ए जो होगा हम लोग का राइट उत्तर हो जाएगा। उसके बाद है कि टूटी हुई हड्डियों को जोड़ने के लिए निम्नलिखित में से किसका प्रयोग किया जाता है? ये किया जाता है आपका प्लास्टर ऑफ पेरिस। याद रखिए ऑप्शन नंबर डी जो होगा हम लोग का राइट उत्तर हो जाएगा। उसके बाद अगला प्रश्न है कि निम्नलिखित में से जल जनित रोग कौन सा है? तो निम्नलिखित में से जल जनित रोग है आपका हैजा। जल जनित रोग कौन सा है? तो ये है आपका हैजा। अगला प्रश्न है, चलिए, विश्व का सबसे लंबा पौधा कौन सा है? सबको मालूम है यूकेलिप्टस जो है विश्व का सबसे लंबा पौधा है। उसके बाद कह रहा है कि निम्नलिखित में से कौन सा विद्युत का चालक है, यानी सुचालक है? तो लवणीय जल जो है विद्युत का ये चालक होता है। और लास्ट प्रश्न है हम लोग का, ट्रांसफार्मर किससे काम करता है? तो केवल प्रतिवर्ती धारा यानी केवल एसी से काम करता है, यानी एसी के लिए यूज किया जाता है ट्रांसफार्मर। ये था आपका 43 प्रश्न। ऐसे ही डेली वीडियो पाने के लिए चैनल से जुड़ जाइए, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन को प्रेस कर लीजिएगा। वीडियो यदि पसंद आता है तो लाइक जरूर करिएगा। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक देखते रहिए आप लोग का अपना चैनल स्टडी विद राकेश सर। धन्यवाद।